हाँ बच्चों, कैसे हो? वेले हो? बढ़िया हो? क्या बोला? चलो, कल अपना ने क्या स्टार्ट किया था बच्चों? ब्लॉक क्रेडिट। अभी सेक्शन आपने कोई याद नहीं किया, मैं करवा दूंगा। ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन कौन सा था? 17.5। ब्लॉक क्रेडिट का एक फेमस सेक्शन है 17.5, ये तो सबको याद है। ब्लॉक क्रेडिट में कल तो मैंने बीच में एक छोटा पॉइंट ले लिया था, उसको भी कवर करूंगा। छोटा पॉइंट ले लिया था मैंने, उसको भी कवर करूंगा, प्लस क्या करूंगा और बातें भी कवर करूंगा। सबसे पहले अब हम बड़े पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, छोटों में क्या है, पहले बड़े पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंसेस। मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंसेस एंड रिलेटेड सर्विस। रिलेटेड सर्विस कौन कौन सी है? इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मतलब क्या है? इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। किसका किसका नहीं मिलेगा? मोटर व्हीकल का, अदर कन्वेंसेस एंड रिलेटेड सर्विसेज। इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अदर कन्वेंसेस के आगे बताएगा कि किन कन्वेंसेस की मैं बात करूँ। ये तो सिर्फ इसकी हेडिंग है, तो इस हेडिंग को देखकर तो लगता है इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस भी होता है, उसकी सर्विस, रिपेयर और मेंटेनेंस भी होती है। तो पहले इसको अपने ढंग से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। इसमें सबसे पहले क्या है? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विथ सीटिंग कैपेसिटी लेस देन या अप टू इसको क्या लिख लो? अप टू। पेज नंबर है बच्चों 6.37। मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। किस मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा? जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कितने तक की है? अप टू 13। अप टू 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर। 13 में क्या चेक कर लेना? ड्राइवर समेत। इनको अब आगे से क्या बोलेंगे हम? इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, ठीक है। तो जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 तक की है उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब मोर देन 13 है तो क्रेडिट मिल जाएगा क्या बच्चों? अरे बोलो ना, हाँ है ना, यस। अब मेरी बात को सुनो बच्चों, मेरे पास एक ट्रक है, क्रेडिट मिलेगा या नहीं? सीटिंग कैपेसिटी ट्रक की तुम्हें बताई होती है, क्रेडिट मिलेगा या नहीं ट्रक का? मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्या ब्लॉक किया हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। ट्रक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए नहीं होता। किसका मना किया हुआ है? कार का, ठीक है। पर्सन वर्ड को अंडरलाइन करो। देखो जब मैंने बोल रहा हूँ उसको अंडरलाइन किया करो। मैं तो पढ़ाने के लिए हर चीज़ अंडरलाइन करनी पड़ती है ताकि तुम्हें दिखे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अंडरलाइन किसको करो? एक तो पर्सन को। किसका मना है? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में भी अगर बढ़ा है तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 तक की कैपेसिटी वाले कोई छोड़ा है। तो इन एलिजिबल मोटर व्हीकल बोलेंगे आगे से। अब आगे इसको क्या बोलेंगे? इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। पक्का? ठीक है बच्चों। किसका क्रेडिट नहीं मिलेगा? पहले बताओ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स व्हीकल का मिलेगा क्या? जो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है, उनका मिलेगा या नहीं? उनका तो मिलेगा ही, उसमें तो मना ही नहीं है। मना किसका है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स। पर्सन मतलब पैसेंजर। और उसकी पेइंग कैपेसिटी अगर 13 से बड़ी है तो पेइंग कैपेसिटी थोड़ी होता है, सीटिंग कैपेसिटी होता है। हाँ मैं मिलाते हैं। उसकी भी क्या है? सीटिंग कैपेसिटी अगर क्या है 13 से ज़्यादा है तो मिल जाएगी, ठीक है। तो हम आगे से जो मोटर व्हीकल हमने सोचा है, कौन सा? मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए है और जिसकी कैपेसिटी अप टू 13 है, उसको हम आगे से क्या बोलेंगे? इसको इन एलिजिबल क्या बोलेंगे? मोटर व्हीकल। इसको आगे क्या बोलेंगे? इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। अब कह रहा है इन एलिजिबल मोटर व्हीकल का भी मिल जाएगा। ऊपर देखो हेडिंग क्या है? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब मिल जाएगा या नहीं? मिल जाएगा। इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल पर्पस। इन पर्पसेस के लिए इनको यूज करेंगे तो मिल जाएगा। मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। अब मुझे बताओ, मैंने कार खरीदी, मैंने क्या खरीदी? कार। इन एलिजिबल है, एलिजिबल मोटर व्हीकल है? कार है ना मेरे पास। ऐसे करने से क्या होगा बताओ? कार क्या है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मेरी कार की सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है या ज़्यादा है? कम है, तो कम ही होगी क्या? कम है, तो फिर वो क्या है?
इनएलिजिबल है ना, इनएलिजिबल नहीं हुई क्या? मेरी कार की कैपेसिटी कम है या ज़्यादा है? 13 से कम है, तो वो इनएलिजिबल होगी, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब मैं चेक कर लूँ कि कहीं मैं एक्सेप्शन में तो कवर ना हो जाऊँ। तो पहला एक्सेप्शन क्या लिखा हुआ है? मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। तो बताओ मैंने क्या रीसेल के लिए करी है? फर्दर सप्लाई करना है इसका? नहीं ना। तो फर्दर सप्लाई है या नहीं है? नहीं है, तो मुझे तब भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरा चेक करूँ, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर आपने कार किसके लिए खरीदी? टैक्सी चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, तब मिल जाएगा या नहीं? मिल जाएगा, ब्लॉक नहीं है ना। एक्सेप्शन हो गया पहला। अरे तुम क्या कर रहे हो? पहले तो मैं अलग शीट पे, एक मिनट आगे बढ़िए, फटाफट करो। पहले तो माइंड में थोड़ा रूल बनाओ। मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। ब्लॉक्ड है या नहीं क्रेडिट इसका? क्रेडिट इज नॉट ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड नहीं है। क्यों नहीं है ब्लॉक्ड? क्योंकि उसमें वर्ड ही क्या था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन था वर्ड, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन में क्या हो गया? अप टू 13, मोर देन 13। अप टू 13 ब्लॉक्ड है या नहीं? ब्लॉक्ड है। और अब इसके क्या पढ़ रहे हैं हम? एक्सेप्शंस। मतलब जो एक्सेप्शन में आ गया उसका भी क्या हो जाएगा? नॉट ब्लॉक्ड। अगर आपको ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है तो आपका क्या है? लेवल बहुत क्या है? कम है। ठीक है, अब बताओ। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट में हमने क्या पढ़ा बच्चों? सबसे पहले क्या पढ़ा? मोटर व्हीकल कौन से? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, और जिसकी सीटिंग कैपेसिटी क्या हो? अप टू 13। तो अप टू 13 से ज़्यादा है तो अप टू 13 से ज़्यादा क्या है? 13 से ज़्यादा है। अप टू 13 से ज़्यादा, 13 से ज़्यादा है तो नॉट ब्लॉक्ड। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है ही नहीं तो भी नॉट ब्लॉक्ड। और तो ब्लॉक्ड क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन जिनकी कैपेसिटी क्या हो? अप टू 13। अब अप टू 13 में क्या पढ़ रहे हैं हम? एक्सेप्शन। तो उसमें मैंने अपनी कार को ले लिया, ठीक है। एक्सेप्शंस में क्या मेरी कार कवर हो जाएगी क्या? पहला एक्सेप्शन बच्चों तुमको मैंने क्या पढ़ाया? पहला एक्सेप्शन क्या पढ़ाया? क्या मुझे इसकी फर्दर सप्लाई करनी है? क्या मुझे इसकी फर्दर सप्लाई करनी है क्या? नहीं। क्या मैं अपनी कार बेचने के लिए लाया? नहीं ना। तो फिर मुझे अभी भी ब्लॉक में रहेगा। सेकंड केस, क्या मुझे उस पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स करना है क्या? ये एक लड़की बैठी है मेरे साथ, तो इसने क्या खरीदी? कार खरीदी, और इसने कार का क्या करा? टैक्सी का काम स्टार्ट कर दिया। किसका काम स्टार्ट कर दिया? टैक्सी का। ये क्या होगी? ड्राइवर बनेगी, या आगे लोगों को रखकर ड्राइविंग मतलब करवाएगी, और पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर का काम स्टार्ट कर दिया। क्या इसको क्रेडिट मिल जाएगा क्या? यस, इसको मिल जाएगा। मुझे मिल जाएगा क्या? मैंने कोचिंग के काम के लिए कार खरीदी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने ना तो उसकी फर्दर सप्लाई करनी, ये फर्दर है, ठीक है, और ना ही मुझे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करना, ठीक है। अब मैं तीसरा एक्सेप्शन पढ़ता हूँ। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ imparting ट्रेनिंग ऑफ ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल। मतलब मैंने क्या खरीदी? कार, और मैं क्या करूँगा? कार चलानी सिखाऊंगा। देखें तुमने, दो तरफ होता है, दोनों तरफ स्टीयरिंग होता है। अब ये जरूरी नहीं है दोनों तरफ स्टीयरिंग हो, बस मैं अगर सिखाने के लिए यूज़ करूँगा तो क्या होगा? तब मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये कहते हैं कि सीधा सीधा डायरेक्टली इस पर, डायरेक्टली इसको क्या है, तुम इनकम जनरेट करने में यूज़ करोगे तब क्रेडिट मिलेगा। ये सीधा बेचोगे उसको, या क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन करके, और या फिर ड्राइविंग स्किल सिखाने में। तो 13 से कम वालों का भी क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं? मिल जाएगा। कब नहीं मिलेगा? ये नहीं है। तो बताओ, मैंने एक कार खरीदी और मैं उसको कोचिंग के काम के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है, कहीं किसी से मिलने जाना, तो पेरेंट्स से मिलने जाना, या कोचिंग का किसी भी काम से इधर उधर जाना, तो भी नहीं मिलेगा। पर्सनल यूज़ हो तो तब तो वैसे ही नहीं मिलेगा। तब तो क्या है?
बिजनेस के लिए है ही नहीं, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि पहली कंडीशन ही क्या है, कोई चीज़ बिजनेस के लिए यूज़ होगी। अब बिजनेस के लिए भी यूज़ होगी लेकिन तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं ना तो क्या कर रहा, इन तीनों में से कोई यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा, मैं बस में आता जाता हूँ तो मिल जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या होगी 13 से ज़्यादा। अब मैं तो क्या बस में आऊँगा, समझो बात को, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे एक कंपनी ने क्या खरीदी, कार खरीदी, और किसको दे दी? अपने किसी स्टाफ को। किसको दे दी? अपने किसी स्टाफ को। तो क्या होगा, क्रेडिट मिलेगा या नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि कार की कैपेसिटी 13 से कम है, और ना ही वो स्टाफ क्या, मतलब ना ही तो वो फर्दर सप्लाई में यूज़ किया, ना तो फर्दर टैक्सेबल सप्लाई की, ना ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स किया, और ना ही ड्राइविंग स्किल्स इम्पार्ट की। आर यू श्योर? चलो, अब एक कंपनी ने कार की बजाय क्या खरीद ली? बस खरीद ली, और उस बस को क्या करेगा वो? कंपनी के एम्प्लॉइज को घर से उठाएगा और कंपनी में छोड़ देगा वापस शाम को। बताओ, क्या क्रेडिट मिल जाएगा? इन तीनों में से कोई भी यूज़ नहीं है। इन तीनों में से कोई भी यूज़ नहीं है। क्यों नहीं? ना तो फर्दर सप्लाई के लिए कर रहा है, ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का मतलब भाड़े पर ट्रांसपोर्टेशन है, और ना ही क्या ड्राइविंग स्किल्स। लेकिन फिर भी क्यों मिलेगा? तो ये मना कहाँ किया? मना तो किसका किया? जिसकी कैपेसिटी कितने से कम है। आप एक्सेप्शन में कवर ही क्यों कर रहे हो? ये शुरू में ही मना नहीं है, शुरू में ही मना नहीं है। ये क्या है? 13 से ज़्यादा, बस में 13 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं या नहीं? बोलो, तो क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं? पक्का? चलो, अब ये रिमार्क्स कोई लॉ का पार्ट नहीं है, इंस्टीट्यूट ने कुछ समझाया, देख लेते हैं क्या समझाना चाह रहा है इसे। ITC on ineligible motor vehicle used for only purpose other than eligible purpose is not allowed। इनको हम क्या बोलते हैं? एलिजिबल पर्पज। इनको हम क्या बोलते हैं? एलिजिबल पर्पज। किनको? इन तीन यूज को। तो पहले तो क्या होना चाहिए? व्हीकल इनएलिजिबल हो। पहले बताओ, एलिजिबल और इनएलिजिबल किसको बोलेंगे? इनएलिजिबल किसको बोलेंगे? वो मोटर व्हीकल जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का है और 13 से 13 तक का है। वो मोटर व्हीकल जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का और पेइंग क्या सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, देखो गरीबों को पेइंग ही दिखता दिन। वो मोटर व्हीकल जो पैसेंजर पर्सन ट्रांसफर के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, और सीटिंग कैपेसिटी कितने की है? अप टू 13, वो इनएलिजिबल है। इसके अलावा तो वैसे ही क्या है? एलिजिबल। इसके अलावा तो वैसे ही एलिजिबल ही हो गए, पक्का। अब अगर ये इनएलिजिबल है, इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन इनएलिजिबल का भी 3 एलिजिबल पर्पज में यूज हुआ, इनएलिजिबल का भी 3 एलिजिबल पर्पज में यूज हुआ, तो क्रेडिट मिल जाएगा। पहला एलिजिबल पर्पज क्या है? फर्दर टैक्सेबल सप्लाई। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। तीसरा ड्राइविंग स्किल्स। इसके लिए तो मैं अपनी कार से ड्राइविंग सिखाने लग जाता हूँ, तो क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं? मिल जाएगा। मैं अपनी कार, हाँ किसको सिखाया? तुम्हें सीखनी, तुम्हें सीखनी। मैं अपनी कार से ड्राइविंग, मैंने कार खरीदी और ड्राइविंग सिखाऊंगा, तो क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं? मैंने कार खरीदी और मैं उसको आगे वापस बेचूंगा, क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं? यस। मैंने कार खरीदी और ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में लगाऊंगा, क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं? यस। तो इन 3 केस में क्रेडिट मिल जाएगा। इसके अलावा इन एलिजिबल व्हीकल्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये बात तो तुम्हें पहले ही बता दी। आगे क्या है? ITC on motor vehicle for transportation of persons with sitting capacity greater than 13 used for any purpose is allowed। 13 से ज्यादा वाले का तो क्या है? किसी पर्पस के लिए यूज करो, अलाउड है। ITC और मोटर व्हीकल अदर देन इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। इनएलिजिबल मोटर व्हीकल कौन से हैं? इनएलिजिबल कौन से हैं? 13 तक की कैपेसिटी वाले और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। यूज्ड फॉर एनी पर्पस इज अलाउड। तो बाकी कौन से हो गए? एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब जैसे आपने डंपर खरीदा, टिपर्स खरीदे, ये क्या होते हैं? डंपर टिपर्स पता है क्या? बड़े बड़े ट्रक और जैसे तुमने देखे, इस तरह के। इसमें क्या होता है? ऐसे इसको, जैसे इसमें माल अनलोड करना होता है, जैसे गेहूं है, कनक है, तो वो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ये अनलोड आराम से होगा, ठीक है। तो डंपर, टिपर्स, ट्रक्स, इन सब चीज़ों का क्रेडिट आपको मिलेगा, क्योंकि ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में यूज ही नहीं होता, ठीक है, पर्सन ट्रांसपोर्टेशन। अब उसमें आगे क्या लिखा था? अदर कन्वेंस हेडिंग डाली थी, तो अदर कन्वेंस किसकी बात कर रहे हैं? वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। अदर कन्वेंस किसकी बात कर रहे हैं? वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट।
वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट व्हेन यूज्ड फॉर फॉलोइंग एलिजिबल पर्पस। तो यहाँ वेसल और एयरक्राफ्ट की सीटिंग कैपेसिटी है, हमेशा ही मना कर दिया, हमेशा ही मना कर दिया एक बार तो, और आगे क्या बोल दिया कि इन पर्पस में अलाउ हो जाएगा। एक बार तो क्या कर दिया कि वेसल और एयरक्राफ्ट का ग्रेड मिलेगा ही नहीं। पहला कॉलम किस चीज़ का है, ये वाला कॉलम किसका है बच्चे, जिसके ऊपर ग्रेड ब्लॉक है। दूसरा किसका है, एक्सेप्शन। तो एक बार तो इतना ही पढ़ूं तो क्या है, वेसल और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। फिर क्या बोला, एलिजिबल पर्पस के लिए यूज करोगे तो मिल जाएगा। एलिजिबल पर्पस कौन कौन से हैं, वापस बेचना, ठीक, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। तो मैंने एयरक्राफ्ट खरीदा और मैं उससे क्या करूंगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन करूंगा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रेनिंग किसका, नेविगेटिंग वेसल एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ठीक है। इसमें ड्राइविंग स्किल्स होती है क्या, आप क्या बोलोगे, मुझे एयरक्राफ्ट ड्राइव करना आता है बोलो, या एयरक्राफ्ट फ्लाई करना आता है वही, उसमें ड्राइविंग स्किल्स था, इसमें क्या है, फ्लाइंग की ट्रेनिंग देना। वेसल फ्लाइंग करना आता है नहीं, नेविगेटिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो वेसल आपने क्या खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए खरीदा, वेसल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए नहीं होता, होने को हो सकता है कहीं, लेकिन जनरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए क्या होता है, एयरक्राफ्ट, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए क्या होता है, वेसल। तो वेसल और को क्रेडिट मिलेगा क्या बच्चों, जल्दी बताओ बच्चों। इसमें तीसरा एक्सेप्शन और बता दो क्या लिखना, इम्पार्टिंग ड्राइविंग स्किल्स। ये तो कौन सा हो गया, मोटर व्हीकल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ब्लॉक्ड है क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मोटर व्हीकल क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ब्लॉक है क्या, नहीं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन अप टू 13 यस ब्लॉक्ड, अदर देन 13 मोर देन 13 नॉट ब्लॉक्ड। 13 ब्लॉक्ड के भी क्या एक्सेप्शन है, वापस बेचने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, ठीक है। इनको बोलते हैं नोट्स बना। उसके बाद वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, बताओ बच्चों, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट का क्या होगा, बताओ कितने, वैसे तो जनरल तो ब्लॉक्ड ही है, लेकिन यूज क्या क्या हो गए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर्स में ब्लॉक्ड, और ब्लॉक्ड नहीं है, सॉरी ये एक्सेप्शन ही है, वैसे तो ब्लॉक्ड ही है और ये एक्सेप्शन है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर क्या, किस पर्पस के लिए ब्लॉक है, क्रेडिट मिलेगा, कोई खरीदेगा तो। वर्क पर्पस के लिए खोल दिया। मिस्टर अवानी अपने पर्सनल प्लेन में चलता है, फर्दर सप्लाई, और तीसरा क्या हो गया, मैं इम्पार्टिंग, मैं ड्राइविंग ही लिख दूं, वैसे तो फ्लाइंग और नेविगेशन है बट, लेकिन एक बार ताकि उससे कंपेयर हो पाए। इससे मैं क्या था देखो, फर्दर सप्लाई, इसमें भी क्या है, फर्दर सप्लाई, इसमें क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स। इसमें गुड्स क्यों नहीं है लिखना, क्योंकि गुड्स वाला तो पहले से ही बात ही नहीं चल रही, बात ही किसकी चल रही थी, पर्सन की, ठीक है। तो इम्पार्टिंग ड्राइविंग स्किल्स, तो इम्पार्टिंग फ्लाइंग एंड नेविगेटिंग, तो जो उसके एक्सेप्शन थे वही उसके हैं, कोई अलग से एक्सेप्शन याद करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। लेकिन उसके तो याद होना चाहिए, बताओ जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ बच्चों, सुनो सबसे पहले क्या होगा, बोलो, सबसे पहले मेरे को मोटर व्हीकल का बताना। मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है, क्रेडिट मिलेगा या नहीं, क्रेडिट ब्लॉक है या नहीं, नॉट ब्लॉक। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, 17(8), 17(18), 17(5), बाकी 16 वाले अभी मैंने याद नहीं करवाया, मैं करवा दूंगा। अभी हम सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हैं, सेक्शन 17(5). 17(5) बहुत फेमस सेक्शन है, और कल मेरे से कुछ डाउट पूछा था तुमने, तो मैंने बोला 17(5) में कवर होगा, वो डाउट क्या था, हाँ आज कवर हो गया, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, किसका ग्रेड मिलेगा, पहले तो एक बार
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए जो मोटर व्हीकल है, क्रेडिट मिलेगा या नहीं? ये मोटर व्हीकल जो बात करें हम वेसल एयरक्राफ्ट के अलावा, क्रेडिट मिलेगा या नहीं? मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, इसको इस शीट से बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए क्रेडिट मिलेगा या नहीं? यस, क्योंकि नॉट ब्लॉक्ड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन में मोर देन 13 है, नॉट ब्लॉक्ड। अप टू 13 है तो 3 केसेस में मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वेसल में भी उन्हीं 3 केसेस में मिलेगा, एयरक्राफ्ट में भी उन्हीं 3 केसेस में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। श्योर? एक बार पॉज करो। सुनो बच्चों, आईटीसी ऑन कार परचेज बाय, ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे ने लिखे हुए हैं, वैसे तो मैं सारे समझा दिए, एक बार पढ़ लेते हैं। बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज, बताओ मिलेगा या नहीं? बुक में मत देखो, जो मैं पूछ रहा हूँ बताओ। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने ऑफिस के लिए कार खरीदी है, क्रेडिट मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा, इज ब्लॉक्ड। आईटीसी ऑन कार परचेज बाय कार डीलर मिलेगा, अलाउड। आईटीसी ऑन कार परचेज बाय कंपनी एंगेज इन रेंटिंग आउट ऑफ कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, मिल जाएगा। आईटीसी ऑन कार परचेज बाय कार ड्राइविंग स्कूल। आईटीसी ऑन बसेज सिटिंग कैपेसिटी फॉर 24 पर्सन्स, आगे पूछना पर्पज पूछोगे मुझसे? नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। परचेज बाय अ कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज फॉर देयर रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक, इज अलाउड। आईटीसी ऑन ट्रक परचेज बाय अ कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स, मिलेगा। ITC on aircraft purchased by a manufacturing company for official use of its CEO is blocked, ठीक है? तो सारे पर्पस कहाँ हो? उसके बाद ITC on aircraft by an aviation school providing training for flying aircraft, मिल जाएगा। अब हमें आगे बात करें, आगे एग्जांपल अपने आप नहीं है, इससे रिलेटेड आगे की। इंश्योरेंस किसका करवाते हो आप? एयरक्राफ्ट का भी, वेसल का भी और मोटर व्हीकल का भी। रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसिंग रिलेटिंग टू इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, तो अगर मोटर व्हीकल इन एलिजिबल है तो उसके रिपेयर मेंटेनेंस और सर्विस का और इंश्योरेंस का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब समझना, मैंने कार खरीदी या नहीं? ये एलिजिबल है या मेरे लिए इन एलिजिबल है? इन एलिजिबल है, इन एलिजिबल है। अब इस कार का मैंने क्या करवाया? इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी तो सर्विस है, उस पर क्या लग कर के आया इंश्योरेंस के बिल में? जीएसटी। क्या इस जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो अगर व्हीकल इन एलिजिबल है तो उससे रिलेटेड सर्विसेज भी इन एलिजिबल, मतलब उनका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। कौन कौन से रिलेटेड सर्विसेज है? इंश्योरेंस, सर्विस तो समझते हो ना, कार करवाते। रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटेड टू इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। एक्सेप्शन क्या है? एलिजिबल पर्पस के लिए अगर ये व्हीकल्स यूज हो रहे हैं, एलिजिबल पर्पस के लिए अगर ये व्हीकल्स क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। एलिजिबल पर्पस क्या है? एलिजिबल पर्पस क्या है? एक बार मैं पहला छोड़ रहा हूँ, ठीक है? एक बार इसको, सेकंड की बात कर रहा हूँ। जनरल इंश्योरेंस सर्विस, सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रिलेशन टू इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, मतलब क्या हुआ बताओ उसका? सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस, क्या मतलब? सप्लायर ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन एलिजिबल मोटर व्हीकल या वेसल और एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड बाय, किसको क्रेडिट मिलेगा? सप्लायर ऑफ इंश्योरेंस सर्विस को। ये कौन है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ये कौन है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसने एक कार इंश्योर करी, इसने क्या करी? एक कार इंश्योर करी। इसने किसकी कार इंश्योर करी? समर्थ कॉमर्स क्लासेस की, मतलब मेरी कार इंश्योर करी। तो ये मुझे बिल भेजेगी कितने का? मान लो इंश्योरेंस 1 लाख का है, होता नहीं है 1 लाख का इंश्योरेंस, और 10,000 उसमें क्या है? जीएसटी। ना ही 10% जीएसटी होता है इंश्योरेंस में, 1,10,000।
अब मुझे इस 10,000 का क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं, क्योंकि मेरे लिए कार इनएलिजिबल है तो इसका भी। अब इसका रिस्क ज़्यादा होता है ना, तो ये आगे क्या ले लेते हैं, री इंश्योरेंस करवाते हैं। ये आगे क्या करवाते हैं, री इंश्योरेंस। पता है क्या, इंश्योरेंस कंपनीज अपने इंश्योरेंस बिजनेस का आगे क्या करवाती है, री इंश्योरेंस। तो जो इसको री इंश्योरेंस करके दे रहा है वो तो इसको सप्लाई कर रहा है। क्या वो क्या सर्विस दे रहा है, इसी कार का इंश्योरेंस कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, इसी कार का ही तो इंश्योरेंस कर रहा है, इसी वेसल का ही कर रहा है, इसी एयरक्राफ्ट का ही कर रहा है। तो इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या ये एलिजिबल व्हीकल है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए कैसे एलिजिबल व्हीकल, क्रेडिट मिल जाएगा इस पॉइंट की वजह से। लेकिन जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या एलिजिबल व्हीकल है, क्या जनरल इंश्योरेंस कंपनी इससे ट्रेनिंग सिखा देती है, क्या जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसको आगे फर्दर सप्लाई करती है, क्या जनरल इंश्योरेंस कंपनी इससे क्या है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करती है, नहीं। लेकिन जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वापस इंश्योरेंस का क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। तो एक इंश्योरेंस कंपनी अगर पहले कोई व्हीकल इंश्योर करती है और उसका आगे किसी से क्या ले लेती है, री इंश्योरेंस ले लेती है, तो उसको वो इंश्योरेंस कंपनी भी तो आगे किसकी सर्विस ले रही है, इंश्योरेंस की सर्विस तो ले रही है। तो मैंने ये है प्रशांत महेश्वरी या समर्थ कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। इसके पास क्या है, कार। इसने आगे क्या करवाया, इंश्योरेंस ए लिमिटेड से, और ए लिमिटेड ने आगे क्या किया, बी लिमिटेड से फिर से इंश्योरेंस ले लिया। ए लिमिटेड ने प्रशांत महेश्वरी को बिल भेजा, ये बी लिमिटेड के ने इसको बिल भेजा, ये बताओ बच्चों, इनपुट फॉर प्रशांत महेश्वरी कितने का है, 10,000 का, बट ब्लॉक्ड। इनपुट फॉर ए लिमिटेड, प्रशांत महेश्वरी के लिए ब्लॉक्ड क्यों है, क्योंकि ना तो ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में लेता, ना ही ट्रेनिंग देता ड्राइविंग की, और ना ही तीसरा एक्सेप्शन क्या है, फर्दर सप्लाई करता, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी काम नहीं करता, और ये कंपनी भी इस कार के साथ इन तीनों में से कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर भी इसको कितने का इनपुट मिलेगा, 7,000 का, उस एक्सेप्शन की वजह से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो, मुंह से बोलने में पेट्रोल नहीं लगता है, अनलिमिटेड कैपेसिटी है इसके अंदर, एनर्जी बोल सकते हैं ना अपने मुंह से। समझ गया नहीं, नहीं समझे? तो सप्लायर ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज ले लेगा, सर जनरल इंश्योरेंस लेगा, लाइफ वाला क्या कार का इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ का करते हैं, जनरल वाले। मैन्युफैक्चरर ऑफ इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, अब मैं हूँ टाटा मोटर्स, मैं कौन हूँ, टाटा मोटर्स, मेरे शोरूम में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, हाँ। अब बताओ बच्चों, इनका क्या कराऊंगा, इंश्योरेंस, तो मुझे इसका क्या मिल जाएगा, क्रेडिट, भले ही मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइविंग स्किल्स और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। इसके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं इनको तो इंश्योरेंस, इनका क्रेडिट मिलेगा ही, ठीक है। वैसे रिमार्क्स पढ़ो फटाफट। ठीक है बच्चों, अब आगे तुम क्या कर लो, ये 3 एग्जाम्पल और पढ़ लेना, 9th 10th और 11th, श्योर? हाँ बच्चों, ये सेकंड क्लोज मैंने आपको कल करा दिया था, मैं एक बार फटाफट से बोलता हूँ। फूड बेवरेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आउटडोर केटरिंग का नहीं मिलेगा, हेल्थ सर्विस का नहीं मिलेगा, अदर सर्विसेज। और ये इनका क्यों नहीं मिलता, क्योंकि प्रिंसिपली आप किसको देते हो, जनरली अपने स्टाफ को और कस्टमर को। तो स्टाफ और कस्टमर को दी गई सर्विसेज का क्रेडिट जीएसटी वाले नहीं देना चाहते। आप क्या करो, उसको बेचो, जीएसटी लाओ, तब हम दे देंगे। आप किसको देते हो ये सर्विसेज, फूड बेवरेज, स्टाफ और कस्टमर को। कस्टमर को बेचो, साफ साफ तब लगवा दो। जैसे मैं एक बार ना कार लेने गया था, एक बार ही गया था जिंदगी में, तो उसके बाद मेरे पैसे खत्म हो गए। उसने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक ला कर दी, ठीक है। उसने मुझे क्या ला कर दी, कोल्ड ड्रिंक ला कर दी, तो उसको क्रेडिट मिलेगा या नहीं? वो तो अब मैंने कार ले चाहे ना ले, आपको अगर कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो तो किसी भी शोरूम में जाके क्या
पूछ लेना कार का ये सब हो, तो आपको क्या कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। तो अब मुझे बताओ उसको कोल्ड ड्रिंक का क्रेडिट मिलेगा या नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक की फर्दर सप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक ही बेच रहा होता तो फिर क्या मिलेगा? क्रेडिट। अच्छा, वो अपने स्टाफ के लिए कॉफ़ी मशीन डाल के उसमें कॉफ़ी का मटेरियल डालते हैं तो उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट का मतलब जीएसटी वालों का क्या फंडा है कि आप अपने स्टाफ को या कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दो तो क्रेडिट नहीं। डायरेक्टली कस्टमर को ही बेचो, चाहे डायरेक्ट बेचो चाहे कैसे बेचो, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के दो तो क्रेडिट दे देंगे। तो ये जितनी भी जो लिखे हुए ना ये चीज़ें जनरली किस में जाती है? स्टाफ के लिए जाती है, तो इनका क्रेडिट नहीं। हेल्थ सर्विस हो रही है, कब कब मिल जाता है ये आपको मैंने बता दिया था। वापस क्या करना? कंपोजिट और मिक्स के एलिमेंट के तौर पर या डायरेक्ट बेचना, या फिर क्या हो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, ये भी कंपनीज किसको प्रोवाइड करती है? अपने एम्प्लॉइज को। तो जब भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो तब तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक। अब ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज एज वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, ये भी क्या है? इसमें तो साफ ही लिख दिया कि एम्प्लॉइज, तो ये किसको दी जाती है? एम्प्लॉइज। तो मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोला जा अपने घर जाए और मैंने क्या करवा दी? एयर टिकट करवा दी, तो क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, चलो एयर टिकट से एक एग्जाम्पल याद आया। एयर टिकट वाले ने इंश्योरेंस की सर्विस दी। एयर टिकट वाला किस चीज़ का इंश्योरेंस करवाता है? हर एक स्टाफ का क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। हर एक स्टाफ का क्या होता है? हर एक स्टाफ का, हर एक पैसेंजर का इंश्योरेंस स्टाफ का भी होता है। हर एक पैसेंजर का क्या होता है? इंश्योरेंस होता है, ठीक है। उसके चार्जेस वो किससे ले लेते हैं? आगे स्टाफ से, कि कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो हमें क्लेम कहाँ से मिलेगा? स्टाफ से क्या पैसेंजर से? जब बोल दिया था पहले स्टाफ के लिए, तो वो टिकट्स के अंदर ही उसके चार्जेस इंक्लूड होते हैं। टिकट्स के अंदर ही खाने के चार्जेस इंक्लूड होते हैं, टिकट के अंदर ही इंश्योरेंस के चार्जेस इंक्लूड होते हैं, टिकट के अंदर ही क्या ट्रैवलिंग के चार्जेस इंक्लूड होते हैं। सब कुछ किसके अंदर इंक्लूड होता है? टिकट्स के अंदर। तो अब मुझे ये बताओ इस एयरलाइन वाले को इसका क्रेडिट मिलेगा? एयरलाइन वाले यस और नो? पैसेंजर्स का जो इंश्योरेंस करवाया है, पैसेंजर्स के लिए जो खाना पीना खरीदा है, उसका क्रेडिट मिलेगा? यस मिलेगा, क्योंकि ये आगे इसका क्या कर रहे हैं? सप्लाई एज पार्ट ऑफ कंपोजिट या मिक्स्ड नहीं, कंपोजिट। जनरली ऐसा हर एयरलाइन में होता है, नेचुरली होता है। तो वो एयरलाइन वाला किसके पैसे लेगा? एयर ट्रेवल के हिसाब से जीएसटी की रेट लेगा, भले ही वो सर्विस क्या दे रहा है? एयर ट्रेवल, फूड, इंश्योरेंस। लेकिन ऐसा नेचुरली होता है तो वो पैसे किसके लेगा? एयर ट्रेवल के। प्रिंसिपल सप्लाई इसमें क्या है? एयर ट्रेवल। लेकिन इसको जो ये चीज़ें लिए इसका क्रेडिट क्यों मिलेगा? क्योंकि ये इसको आगे एज पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ट्रांसफर कर, ठीक है। वहाँ बीच में एयर की बात आ गई। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने स्टाफ को एयर टिकट करवा के दी और कहा कि जा तू तेरे गाँव जाया, तेरे शहर जाया, जहाँ से तू आया वहाँ जाया, होम ट्रैवल कंसेशन के लिए। तो मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और कब मिल जाएगा? जब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ऐसा जनरली नहीं होता स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की आप घर पे ही भेजो, लेकिन अगर है तो मिल जाएगा, अदरवाइज। एग्जाम्पल कर लेना प्लीज, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम्पल इन्हीं चीज़ों कर लो क्या बच्चों? कर लो क्या सारे एग्जाम्पल्स? आगे क्या है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें क्या लगता है? टाइम। पहले मुझे बताओ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कहाँ पढ़ा था आपने? TDH। वर्क कॉन्ट्रैक्ट था ना कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस था? एक तो रेस्टोरेंट और दूसरा शाबाश वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यही तो था। वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट क्या था? वो दो चीज़ें। वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट जब हमने पढ़ा था ना शेड्यूल 2 क्या था? जीएसटी नहीं, और किसमें शेड्यूल 2? किन चीज़ों को सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे? तो उसमें एक तो था वर्क कॉन्ट्रैक्ट और एक रेस्टोरेंट, जिनमें क्या है फूड भी, रेस्टोरेंट में फूड मतलब मटेरियल प्लस सर्विस दोनों होता है, लेकिन हम सर्विस मानते थे। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता था? मटेरियल प्लस सर्विस दोनों होता था। मैंने तुम्हें बताया था कि सामने वाले ही पार्टी लाएगा, सामने वाले क्या देगा? सर्विस देगा और मेरा वो बना कर देगा।
याद है या नहीं? अरे बोलो। तो मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का क्या नहीं मिलेगा? क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब मान लो कि मैंने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई, मैंने नहीं आता, हाँ बच्चों, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस कहाँ पर पढ़ी थी हमने? शेड्यूल 2 में। आप अपनी फर्स्ट मॉड्यूल निकालो हाथों हाथ, अभी सभी बच्चे निकालो, और उसका पेज नंबर कौन सा है? फर्स्ट मॉड्यूल के पेज नंबर 2.41 पे हमने पढ़ा था कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को हम क्या मानते हैं? बोलो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को हम क्या मानते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस। ये बच्चों में वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पर आ गया आपके पेज नंबर 6.6 पे, डेफिनेशन वाले पार्ट में। मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, सब कुछ कवर कर लिया इन्होंने, ठीक है। मेंटेनेंस, रेनोवेशन, सब तरह का। बट इस वर्ड को अंडरलाइन करना, उस समय बताया था तुम्हें, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तुम्हें बताया था कि कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है? सर्विस कंपोजिट सप्लाई, उसमें लिखा था 2 कंपोजिट सप्लाई को क्या मानेंगे? सप्लाई और सर्विस, रेस्टोरेंट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट। उसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? चाहे बिल्ड करो, चाहे कंस्ट्रक्ट करो, फैब्रिकेट करो, कंप्लीट करो, इरेक्शन करो, इंस्टॉलेशन करो, किसको? इमूवेबल प्रॉपर्टी को। लेकिन उसके अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन्वॉल्व होना चाहिए, तब हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो ये ईंट ही ईंट है, ठीक है। ईंट भी तुम लेकर के आओगे, ईंट मतलब बिल्डिंग मटेरियल, ईंट, सीमेंट, बजरी, जो भी है, प्लस लेबर भी तुम लगाओगे और मुझे चीज़ बना कर दोगे, मुझे क्या करके दोगे? तो ये क्या है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने कहा कि नहीं, मटेरियल मैं मेरा लूँगा, तुम खराब ला सकते हो, तो मटेरियल किसका होगा? मेरा। मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा, तुम सिर्फ इसको क्या करो? बना कर दो। तो फिर तुम वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं दे रहे, तुम सिर्फ क्या दे रहे हो? कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहे हो। तुम क्या दे रहे हो? कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहे हो। तुम क्या दे रहे हो? कंस्ट्रक्शन की सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का मतलब क्या है? सामने वाला किसी ना किसी फॉर्म में क्या देगा? प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स भी देगा, ठीक है। अब मैंने अपना क्या किया? फिटिंग का काम किसको दे दिया? तुम्हें। फिटिंग का मतलब जितना भी पानी, वाटर फिटिंग करनी है। मेरा शॉपिंग मॉल है, उसमें वाटर फिटिंग का काम तुमने दे दिया, तो क्या है? वो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें इतने सारे वर्ड कवर किए हैं, लिफ्ट इंस्टॉल करनी है तो भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो लगेगा किसमें? इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो, लिफ्ट वगैरह और ये सब। इम्प्रूवमेंट का काम दे दिया, पेंटिंग का, या क्या बोले, फॉल सीलिंग का, वो ये जो होते हैं, ये सब किस में कवर हो जाएंगे? वर्क कॉन्ट्रैक्ट में। अगर मटेरियल भी तुम दे रहे हो, और मटेरियल तुम नहीं दे रहे, मैं, तुम सिर्फ क्या दे रहे हो? अपना स्टाफ प्रोवाइड कर रहे हो या अपनी कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहे हो, तब नहीं। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की, आगे आ जाएगा कंस्ट्रक्शन भी। लेकिन अभी किसकी बात हो रही है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस की। अभी किसकी बात हो रही है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस की। और ये खत्म होते ही समझ लेना, समझने का काम खत्म हो गया इस चैप्टर के बाद। उसके बाद में सिर्फ क्या है? ऐसे रखने का काम है कि रजिस्ट्रेशन के लिए इतने दिन की लिमिट है, GSTR1 यहाँ लगानी है, ये बताओ। अरे पॉइंट ही चाहिए ऊपर अपना, चलो कोई बात नहीं, बाद में। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कह रहा है? डेफिनेशन वाले सेक्शंस में जाओ, वहाँ पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ये कंपोजिट सप्लाई होती है, जिसमें गुड्स भी होते हैं और सर्विस भी होते हैं। लेकिन हम इसको GST में हमेशा हम इसको क्या मानते हैं? GST में वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ किससे रिलेटेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। और इसको हम मानते क्या? सप्लाई ऑफ सर्विस। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? कहीं पर भी डिफाइंड ही नहीं है GST एक्ट में। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं पर भी क्या नहीं है? डिफाइंड। तो हम जनरल मतलब से लेते हैं, और जनरल मीनिंग में क्यों पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब तो आप समझते ही हो, ठीक है, ठीक है, बोलो। ये तो कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कहाँ से ले रहा हूँ? जनरल क्लॉजेज एक्ट से। या आपने लॉ में पढ़ लिया है क्या? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नहीं पढ़ा? वहाँ पर आपको बताया जाएगा, जिसका कोई और एक्ट में नहीं दिया जाता, तो हम कहाँ पर जाते हैं? जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट एक एक्ट है जिसमें क्या है, अगर दूसरे लॉ में कहीं डिफाइन नहीं है तो हम यहाँ से जाते हैं। तो वहाँ से उठाइए डेफिनेशन, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तुम्हें इमूवेबल ही दिया हो, भले आप काट ही दो, ठीक है। इसमें मीनिंग बहुत डीप हो जाता है। इसमें मीनिंग क्या है? डीप। क्या? जैसे
attached to what is so embedded for permanent beneficial enjoyment of that to what it is attached. ये है immovable property, attached to earth. पहले क्या लिखा हुआ है? attached to earth का मतलब ये है। तो इसको अब छोड़ो, इसमें बहुत ज़्यादा ये समझाने लग जाऊंगा तो मतलब की बात ये जीएसटी से रिलेटेड नहीं थी। ITC on work contract service for construction of immovable property is blocked except when ITC blocked है except when कब? It is an input service for further supply मतलब of work contract सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब क्या है? आपको जनरली तो नहीं मिलेगा लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टिंग में मिल जाएगा। ऐसे समझ लो कि अपने को हेडक्वार्टर बनाने समर्थ कॉमर्स क्लासेस का, समर्थ कॉमर्स क्लासेस में क्या बनाना है? हेडक्वार्टर, ठीक है। उसमें हम एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैंने रखवाया, उस वर्क कॉन्ट्रैक्टर को मैंने क्या बोला कि आप ये हेडक्वार्टर बना कर दो, मटेरियल भी ये लाएगा, सब कुछ सारी जिम्मेदारी इसकी है। अब इसको क्या नहीं आता? पाइप फिटिंग का काम नहीं आता इसको, कंस्ट्रक्शन का काम तो आता है लेकिन पाइप फिटिंग का नहीं आता। तो ये कहते हैं अब जनरली क्या होता है, हम घर बनवाते हैं तो क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं, फिर पाइप फिटिंग वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला सब अलग अलग लाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाला अलग लाते हैं और कौन सा अलग लाते हैं? प्लम्बर समझते हो क्या? पानी फिटिंग वाला वो अलग लाते हैं। तो सब हम क्या लाते हैं? अलग अलग। मैंने इसको कहा भाई मेरी गारंटी नहीं है, तू लेकर आ। तो इसने अपना कुछ काम आउटसोर्स किया, दूसरे क्या लगाए? सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जो काम इसके बस के नहीं थे। तो मेरे को क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसको क्रेडिट मिलेगा क्या जो ये इससे सर्विस ले रहा है? यस मिलेगा, ये लिखा हुआ है। तो ब्लॉक्ड है वैसे तो, लेकिन एक्सेप्ट व्हेन, कब ब्लॉक नहीं है? इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए क्या है? ये इनपुट सर्विस है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। पक्का क्या? और अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी है तब क्या होगा? मिल जाएगा। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है तब मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है? प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है वो अलग से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? प्लांट मशीनरी है तो भी मिल जाएगी। अब मान लो कि ये इमूवेबल प्लांट लग रहे हैं मेरे, ठीक है, ये जमीन के नीचे है और ये ऊपर प्लांट ऐसे बनते हैं। न्यूक्लियर प्लांट देखा आपने? नहीं देखा? ऐसे देखने लगे हैं जैसे क्या यही आएगा पेपर में। जीएसटी वाली चीज तो देखते ही। इमूवेबल प्लांट है या इमूवेबल प्लांट? इमूवेबल प्लांट है या इमूवेबल? न्यूक्लियर प्लांट। तो प्लांट आप ऐसे में समझना कि प्लांट मशीनें कोई एसी और ये सब कोई जनरेटर होता है। बहुत सारे क्या होते हैं? प्लांट होते हैं जो इमूवेबल है। बहुत सारे क्या, मेजोरिटी ऑफ प्लांट क्या होते हैं? इमूवेबल, ठीक है। तो अगर उसके लिए ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप अपने कॉर्पोरेट ऑफिस या फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हो तो नहीं, ठीक है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसका था? प्लांट मशीनरी का, तो आपको क्या मिल जाएगा? इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। तो मैं अगर इसको डायग्राम की फॉर्म में बनाऊँ तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हम उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मानते ही नहीं है जीएसटी में। जीएसटी में वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? इमूवेबल के लिए। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैंने तुम्हें बोला कि मुझे सोफा बनवा कर दो, मुझे क्या बना कर दो? सोफा। सोफा कहाँ बना कर दोगे तुम? मेरी साइट पर आओ, बनाओ, मटेरियल लाओ, अपना ही लकड़ियाँ लाओ, अपना ही जो भी फॉर्म लाओ और बना कर दो। तो क्या मैं उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता हूँ जीएसटी में? नहीं है। तो वो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? सप्लाई, सामान भी आपका और लेबर भी आपकी। लेकिन जीएसटी में हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं किसको है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है, अदर है, तो क्या है? क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है, नॉट ब्लॉक्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ब्लॉक्ड। इसका एक एक्सेप्शन क्या है? अगर फर्दर सप्लाई के लिए, ठीक है, समझ गए ना? कि इस केस में मैं लिख दूं कि फॉर फर्दर सप्लाई अदर, तो फॉर फर्दर सप्लाई में भी ब्लॉक्ड नहीं है।
नहीं किया। अब क्या चीज है देखो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर लैंग्वेज क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है देखो, कंस्ट्रक्शंस में इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशंस, ऑल्टरेशन, रिपेयर। तो आप ये हमें समझना कि बिल्डिंग की रिपेयर करवाई तो क्रेडिट मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सब कुछ इंक्लूड कर दिया। टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ साइड प्रॉपर्टी, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन बताना। मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्रेडिट मिलेगा, इसमें लिखा ही होगा। मैंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जो कोचिंग की बिल्डिंग थी, क्या ये प्लांट मशीनरी है क्या कोचिंग की बिल्डिंग, नहीं। सबसे पहले इसको क्या करवाया, कंस्ट्रक्ट करवाया। सबसे पहले इसको मैंने क्या करवाया, कंस्ट्रक्ट करवाया। तो क्या होगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली, क्रेडिट मिलेगा या नहीं, मुझे नहीं मिलेगा। फिर मैंने इसमें ह्यूज रिपेयर्स करवाई पड़ी, ठीक है, और उसको मैंने बुक में क्या कर दिया, कैपिटलाइज, तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इसकी कोई छोटी मोटी टाइल टूट गई, इसकी कोई छोटी मोटी टाइल टूट गई तो क्या होगा, उसको मैंने रिपेयर करवाया और कैपिटलाइज नहीं किया। तो कैपिटलाइज नहीं किया तो ये फिर कंस्ट्रक्शन की सर्विस ही नहीं है। ब्लॉक क्या है, ब्लॉक क्या है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब रिपेयर भी चलेगा,